देवी सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दशमांश के बारे में और ये जानेंगे कि कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के नियम हैं जिनको आपको देखना होता है जब भी आप दशमांश का विश्लेषण करते हैं। हालांकि हमने दशमांश के बारे में पहले भी एक वीडियो में चर्चा की है और ये जाना है कि कैसे दशमांश में कौन कौन से नियमों के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है, पर ये उस वीडियो का दूसरा भाग है जिसमें हम और विस्तार से जानेंगे उन प्रक्रियाओं को जो कि दशमांश को देखते हुए, उसका अध्ययन करते हुए देखी जाती हैं और जिनका देखा जाना अनिवार्य है। तो आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उन नियमों के बारे में, उन प्रक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले दशमांश जो होता है D10 चार्ट जिसे हम बोलते हैं, वो आपके व्यवसाय के लिए एक षडवर्ग चार्ट है। षडवर्ग एक डिविजनल चार्ट जिसे हम बोले वो होता है व्यवसाय अर्थात करियर के लिए। अगर करियर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण डिविजनल चार्ट है, वर्ग है, वो दशमांश होता है और बगैर दशमांश के अध्ययन के किसी भी व्यक्ति का व्यवसाय निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है और अब जानते हैं उन नियमों के बारे में जो कि आज हम दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि लग्न और दशमांश दोनों को साथ में मिलाकर कैसे देखा जाता है, दोनों को समान रूप से कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले जो आपको देखना है दशमांश में वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। लग्न कुंडली में जो भी आपके दशम भाव का स्वामी ग्रह है, पहले उसको देख लीजिए वो क्या है। दशम भाव का जो भी आपकी लग्न कुंडली में, राशि कुंडली में जो भी ग्रह दशम भाव का स्वामी ग्रह है, उसकी कौन सी स्थिति है दशमांश में, वो बहुत अनिवार्य होती है। अर्थात मान लीजिए कि कर्क लग्न की कुंडली है, मंगल दशम भाव का स्वामी ग्रह है। अब आपको ये देखना है कि मंगल कौन से भाव में दशमांश में स्थित है, क्योंकि यह भाव, जिस भाव में मंगल यहाँ स्थित होगा, अर्थात जिस भाव में आपकी दशम भाव का स्वामी ग्रह, राशि कुंडली का, लग्न कुंडली के दशम भाव का स्वामी ग्रह जिस भाव में दशमांश में स्थित होगा, वो भाव दर्शाता है कि व्यक्ति कौन सी चीज़ सबसे अच्छी तरीके से कर सकता है, कौन सी क्षेत्र में वो निपुण है, कौन से क्षेत्र में वो सबसे अधिकतम अपना फोकस दे सकता है, कौन से क्षेत्र में सबसे अच्छे परिणाम उसको मिल सकते हैं, कौन से क्षेत्र में वो सबसे आगे बढ़ सकता है, कौन सी चीज़ आप सबसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो उस भाव के द्वारा ही पता चलेगा जिसमें आपके राशि चार्ट के लग्न कुंडली के दशम भाव का स्वामी ग्रह यहाँ दशमांश में स्थित होगा। और जब भी मैं बोलूँ आपको कि दशम भाव का स्वामी ग्रह, तो दशम भाव का स्वामी ग्रह यहाँ पर लग्न कुंडली के दशम भाव का स्वामी ग्रह होगा, ना कि दशमांश के। तो जब भी लग्न कुंडली के दशम भाव का स्वामी ग्रह आपके जिस भाव में स्थित है, उस भाव का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किरदार होगा ये निर्धारित करने में कि व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है जिसमें वो सबसे अच्छे परिणाम उसको मिल सकते हैं, सबसे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो भाव दर्शाता है कि व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके से कौन सी चीज़ कर सकता है। फिर कौन सा ग्रह जो उस भाव में बैठा है उसको देखना होगा आपको। और दूसरा, कौन सी राशि में वो ग्रह बैठा है। दशम भाव का स्वामी ग्रह जिस राशि में आपके दशमांश में बैठा होगा वो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि राशि, भाव और ग्रह तीनों मिल करके परिणाम देते हैं। और इनके बारे में मैंने पिछले बार में वीडियोस भी बनाए हैं कि कौन कौन से व्यवसाय हैं जो कि हर राशि, हर ग्रह, हर भाव और हर नक्षत्र दर्शाते हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं और उनसे आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जो कि आपको मदद करेंगे, जिसमें आप सबसे अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो कौन से भाव में आपका दशम भाव का स्वामी ग्रह दशमांश में स्थित है उसको देखें, वो बहुत ज़रूरी है। फिर मान लीजिए कि जैसे उदाहरण के तौर पर 5वें या 9वें भाव में आपका दशमांश में वो स्वामी ग्रह दशम भाव का स्थित है,
तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि व्यक्ति 5वें और 9वें भाव दोनों ही शिक्षा के भाव हैं, उच्चतम शिक्षा के भाव हैं। जो व्यक्ति शिक्षक होते हैं या शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं या दार्शनिक व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम फिलोसोफर्स बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति ऐसे कॉम्बिनेशन से देखे जाते हैं। कई ज्योतिष शास्त्री, कई फिलोसोफर्स, कई स्पिरिचुअलिस्ट में आपको के कुंडलियों में ऐसे योग देखने को मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में आपको ऐसा योग देखने को मिलता है। दशम भाव में दशम भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य दशमांश में 5वें भाव में स्थित है। तो 5वां भाव क्या है? 5वां भाव दर्शाता है शिक्षा को, और स्वामी विवेकानंद का जीवन शिक्षा के ऊपर ही था। उन्होंने अपने अध्यात्म को, अपनी शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाया, वेदांत को दूसरों तक पहुंचाया। तो ये ऐसे आपको देखना है कि कौन से भाव में वो ग्रह स्थित है। फिर जो दूसरा चीज़ आपको देखनी होती है वो ये है कि जो भी दशमांश में जो ग्रह है, जो दशम भाव का स्वामी ग्रह है आपके लग्न कुंडली का, वो दशमांश में उसकी स्थिति कैसी है। यदि वो उच्च राशि में स्थित है या दिग्बल में है तो वो बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, बहुत ही अधिक और अच्छे परिणाम देगा। यदि वो उच्च राशि या दिग्बल में स्थित है, मान लीजिए मंगल आपका स्वामी ग्रह है और मंगल दशम भाव में स्थित है, दशमांश में दशम भाव में स्थित है मकर राशि में, तो ये क्या दर्शाता है कि मंगल यहाँ पर उच्च स्थिति में भी है और दिग्बल में भी है। तो ये बहुत अच्छे परिणाम देगा, ये आपके करियर को काफ़ी आगे बूस्ट देना जिसको बोलता है वो देगा ये। फिर यदि ये दशम भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति खराब है, यदि ये कुपित है, ये कमज़ोर है, या ये ग्रहण योग बना रहा है राहु केतु द्वारा, तो ये अच्छे परिणाम नहीं देता। हमेशा जो करियर होगा उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और ख़ास तौर से जब भी व्यक्ति उन दशाओं से गुज़रता है, जो उन ग्रहों की दशाओं से गुज़रता है जो कि दशम भाव के स्वामी ग्रह को कुपित कर रहे हैं या उन पर ग्रहण योग बना रहे हैं, तो उनकी दशाओं में व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं अपने व्यवसाय में। फिर आपको ये देखना है कि दूसरा भाव, जो भी दूसरा भाव है, उस भाव से जिसमें आपके 10वें भाव का स्वामी ग्रह स्थित है नवमांश में, दशमांश में, राशि कुंडली का जो दशम भाव का स्वामी ग्रह है वो जिस भाव में स्थित होता है दशमांश में, उससे जो दूसरा भाव है वो हमेशा वो आपके व्यवसाय का मारक भाव होता है। वो दर्शाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप नहीं बने, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें यदि आपने कार्य किया तो आपको हमेशा असफलताएं मिलेंगी, वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। तो ये हमेशा जो दूसरा भाव होता है वो मारक भाव होता है, तो उसको देखा जाना बहुत अनिवार्य है। और इसके बारे में हम गहनता से चर्चा करेंगे अपने तीसरे भाग में इस वीडियो के, जिसमें हम जानेंगे उदाहरण के तौर पर कई ऐसे नामी लोगों की, प्रख्यात लोगों की कुंडलियों से हम जानेंगे कि कैसे ऐसे ये सारे पैरामीटर्स वर्क करते हैं, कैसे कार्य करते हैं ऐसे चीज़ें। पर यहाँ पर अभी आपको जो याद रखना है वो ये है कि दूसरा भाव जो होगा वो मारक भाव होगा, और मारक भाव हमेशा उन चीज़ों को दर्शाता है जो कि जिसके लिए आप नहीं बने हैं। और जो भी ग्रह उस भाव में स्थित होता है, जब भी उस ग्रह की दशाओं से व्यक्ति गुजरता है तो वो ग्रह हमेशा व्यक्ति को फोर्स करेगा कि वो उन क्षेत्रों में जाए जो जिनके लिए वो नहीं बना है। और आमतौर पर व्यक्ति जाते भी हैं, और कई बार अधिकतम समय ये देखा जाता है कि व्यक्तियों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो मारक भाव है। मारक मतलब कि आपके व्यवसाय का मारक है। यदि आप उसमें कदम रखते हैं तो जो यहाँ अर्थ ये है कि आप उन चीज़ों में कदम रख रहे हैं जिनके लिए आप बिल्कुल नहीं बने। आप जिस चीज़ के लिए बने आप उसमें काम कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। तो मान लीजिए नवम भाव में आपका स्वामी ग्रह स्थित है दशमांश में, और नवम भाव से दूसरा भाव हो गया 10वां भाव। तो 10वें भाव से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनके लिए व्यक्ति नहीं बना है। यदि उन क्षेत्रों में वो जाएगा तो उसमें उसको सफलताएं नहीं मिलेंगी। वो मारक भाव है आपके करियर के लिए, आपके व्यवसाय के लिए। फिर जो भी छठा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव होता है आपके उस भाव से जिसमें आपके दशम भाव का स्वामी ग्रह स्थित है
दशमांश में, वो भी उन भावों को को दर्शाते हैं जिसमें आप, जो कि आपके व्यवसाय में मुसीबतें या समस्याएं पैदा कर सकते हैं। छठा, आठवां या 12वां भाव दशम भाव के स्वामी ग्रह से, जो कि दशमांश में स्थित है, उस भाव से छठा, आठवां या 12वां भाव जो भी होगा वो हमेशा समस्याएं उत्पन्न करता है जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, ना कि निजी जीवन में। तो ये आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे, ये सारे जितने एनालिसिस के पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, विश्लेषण के जो पॉइंट्स बताए हैं, इनको आप जोड़ करके देखिए, इनको आप लगा कर अप्लाई करके देखिए अपनी कुंडली में, फिर आपको आसानी से पता चल सकेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है जिसमें आपको जाना चाहिए, कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको नहीं जाना चाहिए। और इनके बारे में हम फिर से अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे, और उसमें हम उदाहरण के तौर पर ऐसे कई विख्यात लोगों की कुंडलियों से भी जानेंगे कि कैसे ये सारे चीज़ें, ये सारे नियम कार्य करते हैं और कैसे आप इनको अपने जीवन में, अपनी कुंडली में अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और जानेंगे इसके तीसरे भाग में कुंडलियों द्वारा, उदाहरण द्वारा, कि कैसे ये सारे नियम कार्य करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।